हेलो गाइस। CSS PMS गुरु में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में है और आज हम देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब इस्टेब्लिश हुआ और किन्होंने किया और इनकी जो मेन एम ऑब्जेक्टिव जो थे वो कौन कौन से थे। इसके बैकग्राउंड को देखते हैं। Battle of 1857 and East India Company came under British Crown in 2nd August 1858. The Governor-General given the title of Viceroy. बैटल ऑफ 1857 मतलब ये जंग आज़ादी के बाद जो ब्रिटिश क्राउन थी उन्होंने ये उनको समझ आ गई कि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का को मतलब ये इंडिया जो है उसको संभालना मुश्किल हो चुका है, इसलिए इसको अभी डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ही संभालेगी इंडिया को। तो इसी के तहत 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश क्राउन आ गई और उस टाइम फिर एक वाइसराय का जो उनका एक टाइटल था वो उन्होंने क्रिएट कर लिया। Indian national movement was laid down Banerjee with the formation of Indian Association at Calcutta in 1876. The Indian Association was forerunner of Indian National Congress. ये फिर जब ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गई इंडिया, तो उस टाइम फिर वहाँ के हिंदुओं को या इंडिया के जो सिटीजन्स थे उनको ये इस बात की अहमियत का अंदाज़ा हो गया कि अभी ये इंडिया के लोगों का एक फ़ोरम होना चाहिए जो उनकी तर्जुमानी करे। तो इसी के तहत बैनर्जी ने इंडिया एक नेशनल मूवमेंट उन्होंने इसकी लेट डाउन उसकी एक फॉर्मेशन की, जो बाद में इंडियन एसोसिएशन एक कलकत्ता 1878 को 76 को उसकी इस्टेब्लिश हुई, फॉर्मेशन हुई। एंड द इंडियन एसोसिएशन जो था वो फोर रनर था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। मतलब ये एक इंडियन जो एसोसिएशन जो उन्होंने कलकत्ता में जिसकी क़याम की थी, वो क़याम पज़ीर हुआ था, वो बाद में फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। ठीक है गाइस, मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट जो बैनर्जी ने शुरू की थी उससे एक उन्होंने बाद में इंडियन एसोसिएशन बना ली थी और फिर इंडियन एसोसिएशन जो चेंज हो के इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। Indian National Congress was founded in 1885 with the help of Alan Octavian Hume, retired British officer। ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल था, ए ओ ह्यूम जिसे कहते हैं। उन्होंने 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद डाली थी। It was the entry of educated middle class into politics. The first session held in Bombay on 28 December 1885 under the presidency of Banerjee। ये एक मिडिल क्लास एजुकेटेड जो पीपल थे या जो हिंदूज थे उनका पॉलिटिक्स में एंट्री था। उन्होंने ये एक फोरम बनाई थी, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी पॉलिटिक्स में एंटर होने के लिए। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन था वो उसी साल 1885 को 28 दिसंबर में बैनर्जी के अंडर प्रेसिडेंटशिप ये बना हुआ था। पहला उनका सेशन वो बॉम्बे में हुआ था। अभी इसकी जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो ऑल इंडिया कांग्रेस का था वो देखते हैं कि कौन कौन से थे। पहले नंबर पे उनके पॉलिटिकल डिमांड्स थे, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव थे। उसमें वो चाहते थे कि द इंक्रीज़ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एग्जिस्टिंग काउंसिल्स। मतलब उस टाइम के जौन से एग्जिस्टिंग काउंसिल्स थे, ख़्वाह वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे या इम्पीरियल के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थे, उसमें जो हिंदुओं की या इंडियंस की जो एक मेंबरशिप थी वो ज़्यादा किया जाए। पहला उनका डिमांड यही था कि जितने भी एग्जिस्टेंट काउंसिल थे उसमें जो हिंदूज़ के मेंबरशिप थी उसको ज़्यादा किया जाए। उसके बाद प्लेसिंग ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मेजर्स इंक्लूडिंग द बजट बिफोर द काउंसिल एंड द राइट ऑफ इंटरप्रिटेशन टू द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटर। जितने भी एक लेजिस्लेशन होती है या जितनी एक फाइनेंशियल जो मेजरमेंट्स होती हैं वो इसी लेजिस्लेशन के जो मेंबर्स होते हैं उनके सामने रखा जाए, उनसे बात की जाए, उनके सामने ही इंटरप्रिटेशन की जाए एक साथ, मतलब उनके इन्वॉल्वमेंट हो उसमें। क्योंकि जितनी भी एक लेजिस्लेटिव या फाइनेंशियल मेजरमेंट्स होती थी वो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से होती थी या गवर्नर जनरल की तरफ से होती थी या बाद में वाइसराय का उनमें इन्फ्लुएंस हुआ करता था।
तो यही पॉलिटिकल डिमांड था कि ये इसमें फिर लेजिस्लेशन के जो मेंबर्स थे उनको भी इन्वॉल्व किया जाए। उसके बाद दूसरा उनका जो डिमांड था वो एम्प्लॉयमेंट के बारे में था। उन्होंने कहा था कि एम्प्लॉयमेंट थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन जो था उनका, एक आईसीएस जिसे कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज का जो था, उसमें हिंदुओं को या इंडियन को एक कोटा दिया जाए या उनको उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए, उसी के थ्रू उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाए। ये दूसरा डिमांड था। तीसरा डिमांड जो था रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स, द एनेक्सेशन ऑफ बर्मा, द टाइबेटन एक्सपेडिशन ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड द फॉरवर्ड फ्रंटियर पॉलिसी वर सीवियरली क्रिटिसाइज्ड। जो उस टाइम ब्रिटिश ने जो बर्मा को इंडिया के साथ एनेक्स्ट किया था, बाद में जाके वो फिर हम देखते हैं कि बाद में फिर उन्होंने उसको अलग से वो दर्जा दिया था। द एनेक्सेशन ऑफ बर्मा और फिर टाइबेटन एक्सपेडिशन जो उन्होंने किया था लॉर्ड कर्जन ने, ये इसको बहुत ही ज़्यादा सीवियरली क्रिटिसाइज़ किया गया था इस ऑल इंडिया कांग्रेस में। और दूसरा, द ओवर माउंटिंग मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स शुड बी रिड्यूस, और जितने मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स हुआ करते थे एक मिलिट्री के अंदर, जितने उनके अखराजात हुआ करते थे उसको कम किया जाए, क्योंकि मिलिट्री में ज़्यादातर इंडियंस हुआ करते थे, सिपाही वगैरह सारा कुछ वही हुआ करते थे, तो उनकी एक्सपेंडिचर्स जो थी उनकी वजह से ज़्यादा हो रही थी। तो ये एक डिमांड था ऑल इंडिया कांग्रेस का कि इसको कम किया जाए। फोर्थ जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो लीगल राइट्स के बारे में था। द सेपरेशन ऑफ एग्जेक्टिव फ्रॉम जुडिशरी फंक्शन, मतलब लीगल राइट्स में वो कहते थे कि जो एग्जेक्टिव्स होती हैं उनको जुडिशियल से अलग किया जाए। मतलब जितने एग्जेक्टिव्स जो ऑफिसर हुआ करते थे वो मजिस्ट्रेसी में भी आते थे, जुडिशियल भी उनके अंडर होता था, तो वो चाहते थे कि जुडिशियल को अलग रखा जाए और एग्जेक्टिव को अलग रखा जाए। और फिफ्थ में उनका जो मोटिव था वो एजुकेशन के ऊपर था। ऑल इंडिया कांग्रेस ने कहा था कि ब्रिटिश शुड एक्सटेंड प्राइमरी एजुकेशन, ब्रॉडन सेकेंडरी एजुकेशन एंड लेट ऑन टेक्निकल एजुकेशन। ब्रिटिश को इंडिया के अंदर प्राइमरी एजुकेशन को ज़्यादा करना चाहिए, एक्सटेंड करना चाहिए, और सेकेंडरी को करना चाहिए, साथ में टेक्निकल एजुकेशन की भी यहाँ पे बुनियाद डालनी चाहिए, यहाँ पे शुरू करना चाहिए। ये उनका एक मोटिव था। लास्ट में इकोनॉमिकल डिमांड था उनका। Resolution were passed calling for an inquiry into India's growing poverty and famines, and demanding cuts in home charges and military expenditures and funds for the technical education to promote Indian industry। मतलब उस टाइम रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें कहा गया कि आप इंक्वायरी कर लें कि इंडिया की जो पावर्टी होती है, जो गुर्बत होती है, जो वो किस वजह से होती है। और जो उन्होंने फिर ये भी डिमांड की कि जो होम चार्जेस होते हैं, मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं, जो पहले हमने बात की, और जो टेक्निकल एजुकेशन के लिए फ़ंड भी मुहैया की जाए और उनको की फिर कटौती भी हो। मतलब जितने चार्जेस होते हैं, होम चार्जेस होते हैं, जितने मिलिट्री एक्सपेंडिचर ये ख़त्म किया जाए और एजुकेशन में और इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जाए, टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। तो गाइस ये 6 डिमांड्स थी जो ऑल इंडिया कांग्रेस जो उस टाइम बनी थी उसके 6 मोटिव्स थे। पॉलिटिकल डिमांड्स थी, एम्प्लॉयमेंट थी, मिलिट्री एक्सपेंडिचर को रिडक्शन थी, लीगल राइट्स थी, एजुकेशन थी, इकोनॉमिक डिमांड्स थी। पॉलिटिकल को आप इजीली याद कर सकते हैं, इकोनॉमिक डिमांड्स को याद कर सकते हैं, एजुकेशन आपको पता है उस टाइम हो सकता है याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने लीगल राइट्स और मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स की बात की थी। तो ये 5-6 जो डिमांड्स थे वो ऑल इंडिया कांग्रेस की डिमांड थे जिस टाइम वो बना था। तो गाइस ये आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी, और आप देखें इसको, अगर इसकी समझ नहीं आई हमें कमेंट कर लें। और साथ में ये गाइस मैं ये भी बताता चलूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कर लें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी नए वीडियोस अपलोड होते जा रहे हैं वो आपको फिर उसकी एक आपको अलर्ट आ जाएगी, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।